हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी सोर्स पर। आप हमारे साथ पिछले वीडियो में थे हड़प्पन सिविलाइजेशन पर, हड़प्पा सभ्यता पर। उसी कड़ी में हम अगला वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन। पहला वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि हम लोग जीरो से बेसिक की तरफ जाएंगे, आज हम बेसिक से एडवांस की तरफ जाएंगे। तो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला कि इसका विस्तार कितना था, इसका नामकरण कैसे हुआ, साथ ही साथ कुछ विशेषताएं भी जानी थी। नामकरण के बारे में हमने आपको बताया था कि सिंधु घाटी के नाम पे रखा गया, उत्खनन में प्राप्त स्थान के नाम पे इसका नाम रखा गया इत्यादि। आप इस वीडियो को सुनने से पहले उस वीडियो पे जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले उस वीडियो को सुनिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए, तब आपकी एक समझ विकसित होगी हिस्ट्री के टॉपिक को लेकर के, इसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। और आप कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो अपने आप को बड़ा ही सहज महसूस करेंगे कि आप आराम से क्वेश्चंस को डील कर ले जाएंगे। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, पूरे इंडिया में होने वाले किसी वनडे एग्जाम में जीएस पूछा जाता है। अगर आप इन 2 वीडियो कर लोगे तो नो डाउट आपसे कोई क्वेश्चन हड़प्पा का छूटने वाला नहीं है। साथियों, इसके बाद जो तीसरा वीडियो हड़प्पा सिविलाइजेशन पे आएगा वो होगा एडवांस टू एलोबरेट। मींस अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं यूपीपीएससी या यूपीएससी की, तो वीडियो उनके लिए है। जहां तक आपकी आवश्यकता है वहां तक पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम जो डिस्कशन करेंगे वो 3 पॉइंट्स पर करेंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी, राजनीतिक स्थिति क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं समाज के साथ। तो हड़प्पा सभ्यता में जिस प्रकार से वहां के भवन मिलते हैं या विशाल इमारतें मिलती हैं, जिनको देख करके लगता है कि किसी प्रतापी राजा ने इसको बनाया होगा, किसी प्रतापी राजा ने इसको बनाया होगा, लेकिन इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि कोई वहां राजा था क्या। तो वहां कोई राजा नहीं था। यहां पे पूरी तरह प्रभुत्व था व्यापारियों का। साथ ही साथ समाज में धर्म था। जी, धर्म बेशक था। मातृ देवी को मानते थे कि एक मातृ देवी है जिनकी कोख से पौधे ने जन्म लिया। एक मूर्ति ऐसी मिली जिसमें मातृ देवी है जिनकी कोख से पौधे का उत्पत्ति हो रही है। मातृ देवी को मानते थे, नो डाउट प्रकृति पुजारी थे, वो प्रकृति को पूजते थे। किसी प्रकार का कोई भी मंदिर मिला है क्या? मंदिर तो हड़प्पा सभ्यता में किसी प्रकार का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ है। किसी तरह का रूमर मत रखिए। अगर आप बोले कोई राजा मिलता था, राजा नहीं था। बेशक महान शहर थे जिनको देखने से लगता है किसी प्रतापी राजा ने इनको बसाया होगा, लेकिन किसी भी राजा का जिक्र उसमें नहीं मिलता है। साथ ही व्यापारियों का जिक्र जरूर है और मंदिर नहीं है, प्रकृति पुजारी थे। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सारी इंफॉर्मेशन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर मिलती है। उत्खनन में प्राप्त आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर मिलती है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो प्राप्त की गई भाषा थी, इन्हें भाषा का ज्ञान था, बेशक था, भाषा का ज्ञान था, लेकिन उस भाषा को हम पढ़ नहीं सीखे हैं अब तक। वो भाषा पढ़ी नहीं जा सकी है। भाषा का नाम है बुसरो फेदन। बुसरो फेदन, बुसरो फेदन नाम की भाषा अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसके समकालीन सभ्यताओं की अगर बात करते हैं तो जैसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता है या मेसोपोटामिया सभ्यता है, तो इनकी जो लिपि है वो पढ़ ली गई है और विस्तृत जानकारी प्राप्त हो गई है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता की भाषा को अब तक पढ़ा जा नहीं सका है। इसलिए इसको अब तक इसके बारे में जानकारी है वो केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर है। गॉट द पॉइंट। सामाजिक स्थिति आप समझ गए।
भाषा के बारे में समझ गए, क्योंकि कोई भी सभ्यता जब बनती है, जब देखिए संस्कृति और सभ्यता क्या है, इसको समझने के लिए तो आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से 2 मिनट का समय लेते हैं, आपको समझाते हैं संस्कृति क्या है। संस्कृति जो आपके अंदर है, और सभ्यता, बोल सर सभ्यता क्या है, जो आपके बाहर है। बोले ये कौन सी बात है, बोले यही तो बात है। संस्कृति तुम्हारे इनर मूल्य है, मतलब बड़ों को देखकर क्या उनके पैर छूते हैं, आपकी संस्कृति है। आप कैसे कपड़े ऊपर से पहनते हैं, आपकी सभ्यता है। जैसे बोलते हैं ना कि जींस पैंट पहन लिया, पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। या आप गर्ल हैं तो आपने अगर ऐसा कोई वेस्टर्न ड्रेस पहन ली तो बोले पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है, ये भारतीय सभ्यता तो नहीं है, सारी भारतीय सभ्यता है। तो सभ्यता हमारा भौतिक स्वरूप है कि हम ऊपर से कैसे देखते हैं, लेकिन संस्कृति हमारा आंतरिक स्वरूप है। बोले आंतरिक कैसा, आंतरिक ऐसा कि संस्कृति डेवलप होती है। जैसे मंदिर है, मंदिर के आगे या किसी देव स्थल के आगे आपका सर झुक जाता है, आप किसी भी देव स्थल के आगे, अब वो व्यवहार में ऐसा शामिल हो जाता है कि आप गाड़ी पे चल रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, किसी देव स्थल के आगे जाएंगे सर झुक जाएगा। ये कहां से आया, अंदर से आया, तो ये संस्कृति है। तो सभ्यता बनने के लिए भाषा का भी होना बहुत जरूरी है, तभी उसको सभ्यता कहेंगे, क्योंकि लोग सभ्य हो गए। गॉट द पॉइंट। आप बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, सामाजिक हो गया। देखिए साहब आर्थिक, बोलिए आर्थिक में क्या है, आर्थिक में बात करते हैं तो ये कृषि भी करते थे और साथ में पशुपालन भी थे। कंफ्यूज नहीं होना है। आर्थिक में क्या था, पहला क्या था कि ये कृषि करते थे, और दूसरा क्या था, ये पशुपालक थे। कृषि और पशुपालक, 2 तरह की स्थितियां हैं आर्थिक में कि भाई पैसा कहां से आया, कृषि भी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं। कृषि के बारे में बात करते हैं। देखिए ऐसे अगर आप डायरेक्टली याद करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि में कौन कौन सी फसलें उगाई गई थी या उगाई जाती थी, तो आप बड़ा कंफ्यूज होंगे। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कृषि में क्या होता था। पहला तो उन्हें कृषि अवश्य करते थे, लेकिन कृषि के लिए तकनीक नहीं थी। बोले वो कैसे सर, कि जब सिंधु घाटी सभ्यता में सिंधु नदी का पानी चढ़ता था ना, तो जैसे ही पानी जल चढ़ता था उसके बाद पानी उतर जाता था। इसी ड्यूरेशन में वो लोग क्या करते थे, बीज डाल करके खेती कर लेते थे। बीज डाल दिए, पानी चढ़ा, नई मिट्टी आकर उसके ऊपर आ गई, पानी उतरा और फिर क्या हुआ, उग गया। और सिंधु घाटी जैसा कि आप जानते होंगे, सिंधु नदी की घाटी जो है वो कैसा क्षेत्र है, जड़ोल मृदा। अगर आपको ज्योग्राफी की थोड़ी भी समझ है तो आप समझ गए होंगे ये कैसा क्षेत्र है, एलुवियल सॉइल, जड़ोल मृदा। मतलब दुनिया की सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टियों में से एक। साथ ही आपको यह समझना होगा कि जड़ोल मृदा का क्षेत्र है तो इसमें उगने वाली फसल वही हो सकती है जो जड़ोल मृदा में उगाई जा सकती है। बोलो वो कैसे सर, कि आपसे अगर मैं ये पूछूं कि रागी का नाम सुने हैं, महाराष्ट्र में उगाई जाती है रागी की फसल, बोले रागी क्या जड़ोल मृदा में उग पाएगी, बोले बिल्कुल नहीं उग पाएगी। रागी के लिए कैसी सॉइल चाहिए, लेटराइट सॉइल चाहिए, ऐसी सॉइल चाहिए। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या चाय की पत्ती के बागान लगाए जा सकते हैं, बोले ये तो सर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई, चाय की पत्ती के बागान, क्योंकि उसके लिए अलग प्रकार की मिट्टी और अलग प्रकार का वातावरण चाहिए। बिल्कुल सही। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं, हालांकि आपको सारी फसलें याद भी ना रहे, लेकिन पेपर में आप एक अंदाजा लगा पाए कि भाई ये तो नहीं होगा। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि हम डायरेक्ट सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न पड़ा कि कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की फसलें हैं। अगर आप वनडे एग्जाम देते हैं जिसमें 1 लाइनर क्वेश्चन है, 1 लाइनर आंसर है, तो ठीक है, हो गया। यूपीएससी जैसा एग्जाम देते हैं, पीटी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, लाइन लगा के फसलें लिखते हैं। बोले
मूंगफली, चना, दाल, बाजरा, चावल, रागी एक में डाल दिया, दूसरे में ऐसा कुछ डाल दिया, तो उस स्थिति में जरूरी नहीं आप सही सही तो जानते हैं, लेकिन ये अवश्य जाने क्या नहीं हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है के लिए आपको विचार करना होगा जरूर मृदा पर। आप जाइए जरूर मृदा के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लीजिए, इसमें कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं। तो जो जरूर मृदा की फसलें होंगी वही फसलें कहां पाई जाएंगी? हड़प्पन सिविलाइजेशन में, हड़प्पा सभ्यता में। सबसे प्रमुख फसल कपास है, कल ही बताया था। इसी के नाम से सिंडन बना, सिंडस से इंडस बना, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। साथ ही साथ गेहूं पाया जाता था, बिल्कुल पाया जाता था गेहूं। जौ पाया जाता था, चना, दालें, बाजरा, चावल, सीप। बोले सीप फसल नहीं है, लेकिन सीप समुद्री किनारे से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। सीप फसल नहीं है, सीप समुद्री किनारे से उत्पन्न होने वाला उत्पाद है। बोले कृषि तो करते थे, लेकिन कृषि किस लेवल पे करते थे? बोले कृषि उस लेवल पे करते थे कि वो अपने उत्पाद का अधिशेष भी बचा लेते थे। नहीं समझ में आया? चलो कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब मानव की शुरुआत होती है तो मानव क्या था? शिकारी, पशु। मानव शुरुआत में क्या था? एक शिकारी। जैसे ही जब भी आप मानव के विकास की बात करते हैं तो सबसे पहले मानव विकास में जब शुरुआती फेज में मानव फोकस देता है पशुओं पर, क्यों? प्राइमरी वही कंदमूल फल खा लिए, पशुओं का शिकार कर लिया, उन्हीं का दूध ले लिया, इस तरह से, तो उसको बोलते हैं पशु चारक समाज। लेकिन जब वो विकसित होता है तो पशु सेकेंडरी हो जाता है और कृषि क्या हो जाती है? प्राइमरी। कृषि क्या हो जाती है? प्राइमरी। उस समय क्या था? पशु प्राइमरी था और कृषि सेकेंडरी। वो कृषि करता था लेकिन केवल और केवल अपने खाने लायक। लेकिन अब क्या है? हड़प्पन सभ्यता में क्या है कि कृषि हो रही है, उस लेवल पे हो रही है कि अपने खाने लायक तो है ही है, साथ में बच भी रहा है। बोले बच रहा है ऐसा कैसे पता चला? बोले ऐसा पता चलता है इससे, भंडार गृह, ग्रेनरी, एक भंडार गृह पाया गया। वो कहां पाया गया है? हड़प्पा में। हड़प्पा में क्या पाया गया? एक भंडार गृह, ग्रेनरी। जब आपके पास अत्यधिक होगा गेहूं तभी तो आप उसको कोठे में, कोठली में भर के रखते हैं ना। जो भी एक प्रोसेस होता है उसे स्टोर करने का। यदि आप केवल कमाने खाने तक की आपकी क्षमता है तो आप जाएंगे आशीर्वाद लाएंगे, या आपकी क्षमता नहीं आशीर्वाद की तो कोई हल्का ब्रांड लाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे, खत्म करेंगे। लेकिन जब आपके पास अधिशेष होगा तो उसको स्टोर करेंगे। स्टोर कहां कर देते? भंडार गृह में। समझे? कृषि का क्या स्थिति था उनका? भंडार गृह में स्टोर होते थे। कृषि समझ पाए कि आर्थिक स्थिति से कृषि कैसी थी उनकी। अब बात करते हैं पशुपालक। तो पशुपालक थे। एक मोहर मिली जिस पर योग की अवस्था में एक योगी बैठे हुए हैं जिन्हें संबोधित किया जाता है पशुपतिनाथ के नाम से। पशुपति। तो पशुपति बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ कुछ जानवरों की मूर्तियां हैं। जो जानवर छपे हुए हैं वो जानवर कुछ इस प्रकार हैं, छोटे से बड़े से छोटे के क्रम में पढ़ेंगे इसको तो आप इजीली इसको ध्यान रख पाएंगे। तो सबसे पहला है ई, एलिफेंट मतलब हाथी। उसके बाद आर, आर फॉर राइनो, राइनो मतलब गैंडा। उसके बाद बी, बी से बफेलो, बफेलो मतलब भैंस। टी, टी से टाइगर, चीता। और लास्ट वन इज डी, डी से बन जाता है डियर मतलब हिरण। ये 5 जानवरों को याद करने का तरीका समझ पाए? बड़े से छोटे क्रम में याद रखेंगे, इसलिए याद रह जाएंगे। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए। तो पशुपति की जो एक किस मुद्रा में है? योग की मुद्रा में है। ध्यान करते हुए जिनके चारों तरफ 5 जानवर हैं, वो जानवर बड़े से छोटे के क्रम में है। हाथी, गैंडा,
भैंस, चीता और हिरण। समझ पाए? इसी तरीके से जो हम ये जानते हैं कि पशु केवल पालते ही थे या पशुओं का कोई और भी इस्तेमाल था। कहने का मतलब कुछ पशुओं के अवशेष मिलते हैं, उस आधार पर बोलते हैं। बैल पाया जाता था, बिल्कुल पाया जाता था। भैंस, बकरी, बरसब, बरसब तो समझते होंगे ना, भैंसा बोलते हैं वो। भेड़, बिल्ली, कुत्ता। ठीक। इसके साथ में एक सींग वाला पशु जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता है, एक सिंह पशु। यूनिकॉर्न जिसे क्या बोल देते हैं? पवित्र पशु। पवित्र पशु। यूनिकॉर्न की सेहत की मोहरें पाई जाती हैं, उससे पता चलता है वो इनके लिए बहुत ही पवित्र पशु था। समझ पाए? तो आपने आर्थिक स्थिति से कृषि देख ली, आर्थिक स्थिति से क्या देख लिया? पशुपालन देख लिया। साथ ही साथ पशुपालन के देखिए कुछ चीजें और मिलती है, अभी आगे विशेषताओं में हम देखेंगे तो आपको रिलेट वहां से करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ आर्कोलॉजिकल साइट्स के बारे में जो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। सबसे पहली भंडार गृह के बारे में हमने बात की। जब अत्यधिक बच रहा है तभी तो भंडार गृह में। चलिए, दो चीजें, एक ताबूत, स्नानागार और तांबे की नर्तकी, ये सारी चीजें मिली मोहनजोदारो से। बताया था मृतकों का टीला है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, मोहनजोदड़ो शब्द का मतलब है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। कल हमने जिक्र किया था कि सबसे पहला स्थान जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था वो क्या था? हड़प्पा, 1921। उसके बाद में 1922 में यह खोजा गया। हड़प्पा खोजा गया था मिस्टर दयाराम साहनी जी के द्वारा, और मोहनजोदड़ो को खोजा गया रखालदास बनर्जी जी के द्वारा। ये दोनों ही स्थान कहां है? पाकिस्तान में है। तो जो हड़प्पा से हमें प्राप्त हुआ वो क्या मिला? भंडार गृह, ग्रेनरी। वहीं मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ स्नानागार, तांबे की नर्तकी। स्नानागार मतलब बाथटब, ऐसा वैसा बाथटब नहीं, बाकायदा बड़ा बाथटब जो पक्की ईंटों से बना हुआ है, साथ ही साथ उसको पॉलिश भी है। समझ रहे? पक्की ईंटों से बना हुआ बाथटब, साथ ही साथ उसको पॉलिश भी है। उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, बाथटब में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, और साइड में कुछ रूम बने हुए चेंजिंग रूम टाइप में काम करते हैं। सोच के देखो, सोच को। जो आज तुम जाते हो ना वाटर पार्क में, जो वाटर पार्क में स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के बगल में चेंजिंग रूम होता है, वहां से चेंज कीजिए, यहां आइए। गॉट द पॉइंट? लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता था स्नानगृह का? तो इसका जो काम किया जाता होता था अनुष्ठानों के लिए, मतलब कोई पूजा पाठ या अनुष्ठान होता था, उस समय इसमें स्नान कीजिए तो अनुष्ठान कीजिए। ठीक है? जब आप अगले वीडियो में हमारे साथ आएंगे जो होगा एडवांस टू एलोबरेट, वहां हम एक एक साइड के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट केवल वनडे एग्जाम तक है तो आपको यह जानना आवश्यक है कहां से क्या मिला, क्यों मिला, कैसा मिला। कैसा मिला का जो एलोबरेशन है वो अगले वीडियो में होगा, जो किसके लिए होगा? जो जीएस में अपनी समझ को बेहतर स्तर पर विकसित करना चाहते हैं, साथ ही केवल वनडे एग्जाम्स तक ही नहीं, कुछ अच्छे एग्जाम्स की प्रिपरेशन तक वो जाना चाहते हैं, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीपीसीएस के थ्रू कंडक्ट कराए जाने वाले आरओ, एआरओ, इस तरह के एग्जाम तक जाना चाहते हैं तो हमारा ये स्वागत है आपका। लेकिन वनडे एग्जाम तक देना चाहते हैं तो अपनी सीमा को समझिए। आपकी सीमा यहां तक है, यहां तक पढ़ लीजिए, क्वेश्चन डील हो जाएगा। जीएस की सीमा यहां तक है आपकी। तांबे की नर्तकी की मूर्ति मिलती है, वो कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। दोनों स्थान पाकिस्तान में है। हड़प्पा कहां है? रावी नदी के किनारे, पंजाब कुछ यहां होगा। पंजाब कहां? यहां। आजादी के बाद में ही तो पंजाब डिवाइड होकर उधर पहुंच गया, अंदर तो पूरा अखंड भारत में एक ही था ना ये पंजाब। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला सिंध में, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा वाला सिंध, वो सिंध है, ये सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे है। रखालदास बनर्जी द्वारा इसकी खोज की गई।
अब बात करते हैं इंडिया के अंदर के कुछ साइट्स की। जैसे बात कर लेते हैं हम लोथल की। लोथल, लो मतलब क्या होता है? नीचा। थल मतलब स्थल, एक नीचा स्थल। नीचा मतलब जब गहराई होगी, जैसा आप अगर थोड़ा सा समझ रखते हैं या आप जरा भी सर्च करते हैं कि पोर्ट किस जगह होते हैं, बंदरगाह कैसी जगह होते हैं, तो बंदरगाह कुछ ऐसी जगह होते हैं जहां समुद्र किनारे क्या हो, थोड़ा सा ऐसी गहराई हो और चौड़ा हो ये एरिया, ताकि यहां जहाज जाकर के रुक सके। तो लोथल। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाहों का भी जिक्र मिलता है, जो कहां से मिला? लोथल से, कि वही बंदरगाह भी था। इसका आपको याद करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी, थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे कि हड़प्पा के हमने स्थल पढ़े थे विस्तार में, कि हड़प्पा का विस्तार कहां कहां है। तो हड़प्पा का विस्तार जो था राजस्थान, गुजरात, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ कहां था? ये देखिए कश्मीर में, यही था उसका विस्तार, और ज्यादा नहीं था। अब इन सब स्थानों में से ऐसा स्थान कौन सा है जिसके पास में समुद्र है? बिल्कुल सही, आप पहुंच रहे हैं जहां पहुंचा जा रहा हूं। तो वो स्थान कौन सा है? तो वो स्थान एकमात्र स्थान है, वो ये है, क्या है? गुजरात। गुजरात के पास समुद्र है ना, तो बंदरगाह ऐसा तो नहीं है नहीं भाई जमीन में बंदरगाह पर बना दी, ऐसा नहीं होता ना। बंदरगाह है ही समुद्र के लिए, तो वो समुद्र से रिलेटेड है। तो लोथल में आप इजीली याद रख लेंगे क्या है, तो लोथल से मिलता है बंदरगाह। साथ ही साथ दोहरा दफन, मतलब डबल, एक ही कब्र में दो लोगों को दफनाना, इस तरह का प्रोसेस कहां से प्राप्त होता है? यहीं से, लोथल से। मोती का कारखाना भी था। इस चीज पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे, पर थोड़ा जिक्र कर देते हैं कि यहां पर जैसे धार्मिक अनुष्ठानों की बात होती है, तो हड़प्पा सभ्यता में दफन करने के लिए मृत्यु के बाद जो प्रोसेस होता है, या तो अंत्येष्टि की जाती है, या दफन किया जाता है, या फिर अर्ध रूप से दफन किया जाता है, अंत्येष्टि की जाती है, कुछ इस तरह की अलग अलग समाज में अलग। तो यहां पे अंत्योष्टि और दफन करना दोनों ही प्रोसेस होती थी, मतलब कुछ को जलाया जाता था और कुछ को दफना दिया जाता था, इस तरह की प्रोसेस थी। दफना दिए, उनकी कब्रें मिली, उन कब्रों में दोहरे दफन का उदाहरण यहां से मिलता है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब बात कर लेते हैं, वो बात है कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा अभी कुछ दिनों पहले भी रिसेंटली न्यूज में था, क्योंकि यहाँ रानी की बाव नाम से कुछ एक इनोवेशन हुआ, एक खोज हुई, एक डिस्कवरी हुई। आई एम सॉरी टू से इनोवेशन, इट्स डिस्कवरी हुई कालीबंगन में, जो कहां है? राजस्थान में। और बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। यहां अवशेष पाए गए थे काली चूड़ियों के, इसका नाम दे दिया कालीबंगा, गग्गर नदी किनारे राजस्थान। यहां से जो हमें प्राप्त हुआ कुछ दो चीजें थी, एक था जुते हुए खेत और दूसरा अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका क्या होता है? जो हम हवन करते हैं, तो हवन में जो कुंड होता है उसे बोलते हैं अग्नि वेदिका, जिसके एविडेंस मिले। और जुते हुए खेत मतलब कुछ ऐसी नालियां मिली, मतलब क्या था, एक कालीबंगा में कुछ ऐसी नालियां मिली जो एक समानांतर क्रम में थी, और समांतर क्रम में कोई जमीन में नालियां जब भी होती हैं, जब वो क्या होगा? जोतना। क्या होता है? जोतना। जोतने का ज्ञान था उनको। लेकिन आपको एक चीज और हमने कल बताई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस चीज का ज्ञान नहीं था? धातु का। मतलब उनके पास कांसा था, तांबा था, तांबे का ज्ञान था, लेकिन लोहा नहीं था। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जब तक लोहा नहीं होगा तब तक गहरी जुताई नहीं हो सकती। जुताई थी, लेकिन जुताई किससे थी? या तो तांबे के हल बनाए होंगे, या किसके हल होंगे? लकड़ी के हल। चलिए आगे देखिए, चांद हुद्रो जो कहां है? पाकिस्तान में। ये जितना भी उद्रो है ना, उद्रो जिसमें लगा हो उसमें नो डाउट पाकिस्तान लगा देना। चांद हुद्रो, मोहनजोदारो, उद्रो ज्यादातर पाकिस्तान में है, ज्यादातर। आगे चल के आप इस वीडियो को देख रहे हो आज से 6 महीने बाद, उस बीच में किसी एएसआई ने सर्वे करके या एएसआई ने खुदाई करके नया स्थान निकाल दिया, उसका नाम कोई उद्रो दे दिया, आप बोलो सर बहुत गलत पढ़ा था। तो बोल रहा हूं ज्यादातर आज की डेट तक उद्रो जहां हो पाकिस्तान दे दिया।
सिंधु में है। तांबे के रथ मिले यहां से, क्या मिले? तांबे के रथ, थोड़ा सा ध्यान रखिए केवल तांबे के रथ। उसके बाद बात करते हैं वनावली। वनावली जो कहां है? हरियाणा में। यहां से मिलते हैं मिट्टी के हल। हरियाणा वैसे भी किस चीज के लिए जाना जाता है? हरियाणा जाना जाता है कृषि के लिए। कृषि प्रधान राज्यों में से एक है हरियाणा, जहां कृषि व्यावसायिक स्तर पर होती है, बड़े स्तर पर होती है। तो आप इसको बड़े ध्यान से लेकर रख सकते हैं। जो स्टूडेंट हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो नो डाउट बहुत जरूरी है इसको याद रखना कि कहां से है? वनावली से। वनावली में हरियाणा में है ये स्थल, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित, यहाँ मिट्टी के हल मिले। उसके बाद रोपड़। रोपड़ आ गई है पंजाब में। यहां पे क्या मिला? रोपड़ एक साइट है हड़प्पा सभ्यता की। फिर ध्यान करना, कल हमने बताया था हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे स्थल मिले हैं, लेकिन नगर की संख्या कितने को दी गई है? केवल 7। वो 7 कौन से हैं? कल वाला वीडियो देखिए, पता चलेगा। दोबारा रिवाइज कीजिए, वो 7 कौन से हैं? रोपड़ भी एक जगह है जहां से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई। वहां मिला कुत्ते के साथ दफनाना। मतलब ऐसा तो संभव नहीं है कि कुत्ता मर गया, कुत्ते की फैमिली इकट्ठी हुई, उसने मालिक को मारा, दफना दिया। क्या संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये दिखाया जाता है कुत्ते के साथ मालिक का प्रेम। मालिक की मृत्यु हुई, कुत्ता भी उसके साथ दफना दिया गया। और ये दृश्य देख करके क्या हुआ? रो पड़े। क्या हुआ? रो पड़े। रो पड़, रो पड़े। दृश्य क्या था? कुत्ता और मालिक का प्रेम। कुत्ते और मालिक का प्रेम, इसे देख कर आप क्या? रो पड़े, यहां से बना रो पड़। इसके बाद रथीगढ़ी, ये भी स्थान हरियाणा में है। रथीगढ़ी का स्थान हरियाणा में है। हरियाणा, ये जो एरिया है 350 एकड़ का, मतलब आज तक का जितने भी हड़प्पा के साइट्स खोजे गए उनमें सबसे बड़ी है ये क्या है? सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी स्थल। हड़प्पा के जितने स्थल आज तक खोजे गए उन सब में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? रथीगढ़ी है। ठीक है, यहां तक हमने हड़प्पा की कुछ विशेषताओं को जान लिया। इनका और विस्तार जानने के लिए आप अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। जैसे ये है कि समकालीन सभ्यताओं से अगर हम कंपेयर करें तो हड़प्पा सभ्यता में जो ईंटें मिली वो कैसी हुई? पकी हुई ईंटें मिली। वहीं मिस्र की सभ्यता में सूखी हुई ईंटें हैं, पकी नहीं है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिकी हुई ईंटें हैं, सिकी हैं, पकी नहीं है। बोले क्या अंतर है? ईंट को एक शेप दे दी, ईंट बना दी, धूप में सुखा दी तो वो सूखी ईंट। जमीन पे आग जलाया, ऊपर से उसको रख दिया, सेक दी, वो हुई सिकी ईंट। और पकी ईंट जब मिट्टी का रंग परिवर्तित हो गया, लाल हो गई, तब वो क्या बनी? पकी ईंट, जिसका इस्तेमाल किया गया हड़प्पा में। सोच के देखो, कल फिर बोला था मैंने, कहा आश्चर्यजनक सभ्यता है। ईंट बनाने की पद्धति आज से 5000 साल पहले जिसका इस्तेमाल आज भी होता है ना? मजेदार बात। तो आज हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। आज की वीडियो में हमने काफी कुछ विशेषताओं को जाना, और विस्तार से जानने के लिए अगले वीडियो में लोग मिलते हैं। आप सबसे आशा करता हूं कि आप सब लोग वीडियो के साथ बने रहें, नोट्स बनाएं। जो बातें मैं लिखता हूं उसके साथ जो मैं एलोबरेट करता हूं, एलोबरेट करने वाली बातों को आप जो है एलोबरेट करने वाली बातों को आप लिखिए, वीडियो को पोस्ट करके लिखिए, या आप जब याद रख सकते हैं तो याद रखिए। इसके साथ ही उन नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए। और जब थोड़ा सा हम कोर्स कर लेंगे उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन फॉर्मेट में आप लोगों को देना शुरू करेंगे, जहां आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि हमने कहां तक हमारी स्टडी वेरीफाइड है, या हम कहां तक अपने आप को जस्टिफाई कर पा रहे हैं स्टडी के साथ में, या क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप उसका अनसॉल्व पेपर अवश्य देखिए। ये एक मैप होता है, अनसॉल्व पेपर या उसके प्रीवियस के पेपर एक मैप है, या कह सकते हैं कि स्केल है। एक स्केल है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ा कहां तक हमारे लिए रिलेवेंस है, तो एक स्केल है। उस स्केल में अगर जो हमने पढ़ाया आप उसी के आधार पर वीडियो देख करके, थोड़ा सा वीडियो को 2 बार देख करके अगर आप क्वेश्चंस को डील कर पा रहे हैं, मतलब अच्छा पढ़ाया। हमने पढ़ाया, आपको समझ में तो आया, लेकिन आप क्वेश्चन डील नहीं करा पाए, क्वेश्चन डील नहीं कर पाए आप, तो ऐसा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे,
इसी तरह से आप लोग हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।